नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वे होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। मतलब अगर आप खामोशी से मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक दिन आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचाने वाली होगी। इसी क्रम में आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और आपसे गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो देखिए विकल्प दिया गया है, पहला दावोस, दूसरा दिया गया मॉन्ट्रियल, तीसरा दिया गया पेरिस और चौथा दिया गया है वेनिस। यहां आप ध्यान रखेंगे वेनिस। साथ ही साथ यहां जो सही आंसर हमारा होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर ये सही होगा, दावोस। अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो देखिए एक प्रश्न यहां भी ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच का आयोजन किया गया था, यह कौन सा संस्करण था? तो आप ध्यान रखेंगे कि यह 53वां संस्करण था और इसका आयोजन कहां किया गया? दावोस में किया गया। और यह किस देश का शहर है? तो यह स्विट्जरलैंड देश का शहर है। यह भी आपको ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो बर्न है। साथ ही साथ यह संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच, इसी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1971 में होता है। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहां पर इसका मुख्यालय है। अगर हम लोग याद कर पा रहे हो तो हाल ही में हम लोगों ने वैश्विक जोखिम सूचकांक के बारे में भी पढ़ा है। और इसको जारी करने वाली संस्था के रूप में कौन है? तो यह भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसी क्रम में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? यह भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यह संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। और आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखेंगे 135 जो है यह ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है। अगर हम बात करें अन्य विकल्प की, मॉन्ट्रियल की, तो यह कनाडा का शहर है। कहां का? कनाडा का शहर है। इसी क्रम में कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा है। और अगर बात की जाए कनाडा की, तो तटीय सीमा वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल की, तो यह खूब चर्चा में रहता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को यहां मॉन्ट्रियल में समझौता होता है। किसके लिए? तो ओजोन संरक्षण के लिए समझौता होता है। और इसी के आधार पर प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है पेरिस के बारे में। पेरिस अगर हम बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे 32वां ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? जो कि दोस्तों 2024 में होगा और इसका शुभंकर फ्रेजियन कैप है। तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए FATF का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। हाल ही में FATF के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन है? तो आप याद रखेंगे कौन है? तो टी राजा कुमार
टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। ये कहां के हैं? तो सिंगापुर के हैं। और यूनेस्को की बात करें तो आंद्रे अजोले जो हैं ये यूनेस्को के प्रमुख हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग जैसा कि डेली की तरह रिवीजन सीरीज को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो देखिए, पहला है, हाल ही में नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा संग्रहालय बनाया जा रहा है। और पहला पनडुब्बी कहां स्थापित किया गया था? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। और दूसरा कहां बनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के किस रचना को दिया गया है? तो तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। लेखक कौन है? तो बद्री नारायण जी हैं। और इससे पहले किनको दिया गया हिंदी भाषा के लिए? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे, सम्राट अशोक के लिए। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में किस रिपोर्ट के आधार पर भारत में सबसे अमीर 1% व्यक्ति के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक है? तो यहां देखिए दिया गया रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में पहला दिया गया फोक्स की रिपोर्ट, दूसरा हारून रिपोर्ट, तीसरा ऑक्सफैम रिपोर्ट, चौथा विश्व बैंक की रिपोर्ट। मतलब यहां आपका प्रश्न जो है ये कहा जा रहा है कि भारत में 1% अमीर व्यक्तियों के पास 40% धन है। तो ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है? तो इसमें विकल्प पहला फोर्स का रिपोर्ट है, दूसरा हारून का रिपोर्ट है, तीसरा ऑक्सफैम का रिपोर्ट है और चौथा विश्व बैंक का। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत के 1% लोगों के पास टोटल जो है ये 40% जो संपत्ति है इनके पास है। साथ ही साथ यह भी इसमें बताया गया है कि भारत में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कितने हो गए हैं अरबपतियों की संख्या? 166 अरबपति भारत में हैं। इसी क्रम में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये असमानता रिपोर्ट को जारी किया गया है ऑक्सफैम के द्वारा। और इस असमानता में यह भी बताया गया है कि विश्व में सर्वाधिक गरीबी किस देश में है? तो यह भारत में है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 23 करोड़ व्यक्ति जो हैं ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण यहां पर अन्य बिंदु भी कहे गए हैं। और गरीबी का कारण मुख्य क्या बताया गया है? तो बताया गया है पहला करों का बोझ। और दूसरी की बात अगर किया जाए, दूसरा क्या है? तो यहां करों के बोझ के बाद दूसरा जो है ये महामारी का बोझ। ये दो जो हैं ये बताए गए हैं कारण कि ये गरीबी का मुख्य कारण कौन है? तो करों का बोझ और महामारी का बोझ जो है ये दो मुख्य कारण है गरीबी को अत्यधिक बढ़ाने का। इसी क्रम में अगर आप याद कर पा रहे हो तो गरीबी आकलन के लिए दो महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था। पहला आप ध्यान रखेंगे रमेश तेंदुलकर समिति, साथ ही साथ रंगराजन समिति। प्रश्न भी पूछा गया है कि रमेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी आकलन से संबंधित है। ये दोनों आपको याद रखना है। नरकसे के द्वारा गरीबी का दुष्चक्र नरकसे के द्वारा गरीबी का दुष्चक्र नामक थीसिस जो है दी गई थी, यह भी आपको याद रखना है। अब अन्य जानकारियां भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें फोक्स के द्वारा तो एक हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर बात करें कौन है? तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षा हैं, उनका नाम उर्सुला वॉन डेर लेyen है। और यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है कि भारत के महिलाओं के रूप में कितनी महिलाएं फोक्स की टॉप 100 में
में शामिल हैं, 6 महिलाएं शामिल हैं। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी हैं और ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में भी हैं। इसी क्रम में हारून रिपोर्ट, रिच रिपोर्ट भी जारी करता है यह, तो आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं ये सबसे धनी व्यक्ति हैं। और दूसरे स्थान पर आपको याद रखना है, पहली बार कोई एशियाई व्यक्ति जो है इस सूची में पहली बार यहां तक पहुंचा है, उनका नाम क्या है? तो गौतम अडानी। गौतम अडानी जो हैं ये विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे हाल ही में हेनले पासपोर्ट जारी किया गया है इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान देश का है। और भारत का कौन सा स्थान है इस पासपोर्ट इंडेक्स में? तो भारत 50वें स्थान पर है। और विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक जो है यह विश्व की पहली अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने जीवों के लिए या जंतुओं के लिए बॉन्ड जारी किया है। और ऐसा करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय संस्थान कौन है? तो आप याद रखेंगे यह विश्व बैंक है। और किसके संरक्षण के लिए? तो काला गैंडे के संरक्षण के लिए बॉन्ड जारी करने वाला पहला संस्थान कौन है? तो यह विश्व बैंक है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो आप याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः हम लोग फॉलो कर लेते हैं। देखिए अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा आसियान भारत ग्रास रूट फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये शालिनी कुमारी हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादक और निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व में। और अगर भारत में पूछा जाए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी के बीच में किया जाएगा? देखिए विकल्प दिया गया है, पहला 18वां, दूसरा 17वां, तीसरा 14वां और चौथा दिया गया है 22वां। यहां जो संस्करण हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा, यह 14वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में किया जाना है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और आपको याद रखना है यहीं पर महाराष्ट्र सरकार के ही द्वारा दिव्यांगजन विभाग अलग से बनाए जाने की घोषणा की गई है। और लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लाए जाने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब यहां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, यहां स्पाइस का मतलब है मसालों से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये 2016 के बाद ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कोविड के कारण इसे स्थगित किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें ये 14वां है, तो 13वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया था? तो गांधीनगर, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है, यहां पर आयोजित किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में हम लोग यहां इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। और स्पाइस जो शब्द है यही इसका फुल फॉर्म है। तो यहां देखिए सस्टेनेबिलिटी दिया गया है और प्रोडक्टिविटी दिया गया है। एस फॉर सस्टेनेबिलिटी और पी फॉर प्रोडक्टिविटी दिया गया है। और आई फॉर जो यहां है ये इनोवेशन दिया गया है। और सी फॉर यहां कोलैबोरेशन दिया गया है। और ई फॉर एक्सचेंज दिया गया है। और एस फॉर यहां सेफ्टी दिया गया है, जो कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विजन 2030 का यह लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए मसालों का बगीचा या मसालों की डलिया,
विश्व में मसालों का बगीचा या मसालों की डलिया किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण मसाले हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इलायची, इलायची सबसे ज्यादा भारत में कहां पैदावार इसका होता है? तो केरल में होता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहां काली मिर्च की, और इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और यह भी केरल राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसी क्रम में अगर बात की जाए कॉफी की, तो यह भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर बात की जाए चाय की, तो आपको याद रखना है चाय असम राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। इसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण मसाले हैं, और इन मसालों का उत्पादन जो है यह भारत के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम बात करें, यहां क्रम भी याद रखेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगर बात की जाए G20 देशों की जो 2023 में बैठक भारत में बुलाई जानी है, वो क्रम कौन सा है? तो 18वां होगा। कौन सा होगा? 18वां होगा, क्योंकि 17वां क्रम का आयोजन कहां? इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। अगर हम बात करें 17वां की, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मित्रों, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था, और यह क्रम कौन था? 17वां था, और इसका आयोजन इंदौर शहर में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, यह आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें 22वां का, तो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन अब की बार कहां किया गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहां? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और यह संस्करण कौन था? 22वां था। और 23वां का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यह क्रम भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज को देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो कल्याणी फेरेस्टा है। यह भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम है। अगला हमारा है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंटी संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया, यह भी आपको याद रखना है। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल जो है यहां की राजधानी है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी यहां के मुख्यमंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में किसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए विकल्प दिया गया, पहला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा जिंदल स्टील एंड पावर, तीसरा दिया गया ONGC, और चौथा दिया गया पावर फाइनेंस कंपनी। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा, जिंदल स्टील एंड पावर। अगर हम बात करें यहां गोल्डन पिकॉक अवार्ड की कि यह कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे यह प्रारंभ किया गया है 1998 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ किया गया है। किस क्षेत्र में या किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। अगर हम बात करें कि यह पुरस्कार जो है जिंदल स्टील एंड पावर को दिया गया है, यह 2022 का है, 2022 का। अगर 2021 का पूछा जाए कि इससे पहले वाला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब बात हो रही है स्टील संयंत्रों की, तो यहां पर स्टील संयंत्रों से आपको याद रखें, अगर पूछा जाए टाटा स्टील संयंत्र, जिसे टेस्को के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब होती है? 1907 में साकची में। कहां? साकची में होती है। इसी क्रम में अगर आपको याद रखना है बोकारो स्टील संयंत्र, यह कहां संबंधित है? तो झारखंड से। और किसकी सहायता से? तो आप याद रखेंगे सोवियत संघ की सहायता से। साथ ही साथ आपको याद रखना है भिलाई याद रखना है। भिलाई ये कहां है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये किसके द्वारा? तो यह भी सोवियत संघ के द्वारा ये इसको भी स्थापित किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें राउर केला की, तो यह स्टील संयंत्र कहां पर स्थित है? तो ये
उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया, जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुरा स्टील संयंत्र ये कहां है? ये पश्चिम बंगाल में है। और ये किसकी सहायता से हुआ था? तो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें ओएनजीसी की, तो आपको याद रखना है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अलका मित्तल को नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है वर्तमान में किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो अरुण कुमार जी को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए भारत में महारत्न कंपनियों की, तो वर्तमान में कितनी है? 12 महारत्न कंपनियां हैं। और 12वीं कौन है? तो आप याद रखेंगे REC है। और 11वीं कौन है? तो पावर फाइनेंस कंपनी जो है ये 11वीं भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल है। साथ ही साथ ONGC भी भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। हाल ही में UNSC में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया है? तो म्यांमार के लिए हिंसा समाप्त करने के लिए UNSC से क्या प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला हमारा हाल ही में गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जेठा आर्डव हैं, इनको नियुक्त किया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे। और ये 15वीं था। और यहां पर सर्वाधिक सीटें किसको प्राप्त हुई हैं? 156 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई हैं। और यहां भूपेंद्र पटेल जी दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। और आपको याद रखना है कि यहां पर ये 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 182 विधानसभा की सीटें हैं। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जानकारी देखें। हाल ही में किस देश के द्वारा इबोला रोग के प्रकोप को समाप्त होने की घोषणा किया गया है? देखिए विकल्प दिया गया है तंजानिया, दूसरा दिया गया नाइजीरिया, तीसरा दिया गया युगांडा, चौथा दिया गया घाना। यहां जो सही विकल्प होगा ये युगांडा देश के द्वारा इबोला वायरस से होने वाले रोग के समाप्ति की बात कही गई है या घोषणा किया गया है। और यह घोषणा किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना है। WHO का यहां फुल फॉर्म याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 ईस्वी को होता है। और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। अगर हम बात करें इबोला की, तो आप याद रखेंगे इसका खोज कांगो नदी के पास से 1976 में किया गया था। और इसी कारण इसका नाम जो है इबोला रखा गया है। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारी के रूप में, तो यह जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। और जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो जूनोटिक टाइप बीमारी के नाम से जाना जाता है। और यह एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है। और इसके प्रकोप से WHO ने युगांडा को मुक्त होने की घोषणा किया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी सीखें जो कि हमारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हाल ही में यह मंकी पॉक्स बीमारी का नाम WHO के द्वारा परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? यम पॉक्स किया गया है। क्या किया गया है? यम पॉक्स किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सर्वाइकल कैंसर की विश्व में पहली बार दवा किस संस्थान के द्वारा? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये किसके द्वारा? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। साथ ही साथ विश्व की सबसे महंगी दवा हेमेजिल्स इसका नाम है। ये विश्व की सबसे महंगी दवा है। और ये किस रोग से संबंधित है? तो हीमोफीलिया
हीमोफीलिया रोग से संबंधित है और हीमोफीलिया रोग आनुवांशिक रोग है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आपको ध्यान रखना है, हाल ही में विश्व की पहली नाक से ली जाने वाली कोविड-19 की दवा का नाम क्या है? तो इनकोवैक जो है यह नाक से ली जाने वाली पहली विश्व की दवा है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। हाल ही में भारत में लंपी बीमारी देखी गई थी और इससे भारी जानवरों में नुकसान हुआ है। साथ ही साथ लंपी बीमारी की भी दवा इजाद किया गया है और यह स्वदेशी निर्मित लंपी बीमारी का इलाज के लिए यहां पर दवा बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक मैप के माध्यम से युगांडा को देखते हैं और यहां से कुछ अन्य चीजों को सीखते हैं। जैसे अगर आपसे कभी कोई प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से युगांडा का कौन सीमावर्ती या किससे सीमा युगांडा देश का नहीं लगता, तो यहां देखिए हम लोग युगांडा से अगर देखें कि सीमा लगे हुए देश कौन है तो केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। इसी क्रम में यहां देखें आपको तंजानिया दिया गया है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी यहां याद रखना है कि तंजानिया से ही विक्टोरिया लेक निकलती है और यहीं से कौन सी नील? श्वेत नील निकलती है और सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर ब्लू नील से मिलती है और आगे जाकर यही नीली नील के नाम से जानी जाती है। यहां देखिए ये जो युगांडा है ये सूडान से भी अपनी सीमा साझा करता है, इसकी राजधानी खार्तूम है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इससे भी अपनी सीमा साझा करता है, इसकी राजधानी किंशासा है। साथ ही साथ रवांडा से भी अपनी सीमा साझा करता है और रवांडा की राजधानी किगाली है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगली जानकारी को देखें। हाल ही में 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है? देखिए पहला दिया गया है द कश्मीर फाइल, दूसरा RRR, तीसरा गंगूबाई काठियावाड़ और चौथा दिया गया कंतारा। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा ये विकल्प नंबर बी सही होगा। RRR को 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये किसके निर्देशन की फिल्म है तो एस चंद्रमौली जी की निर्देशन में बनी हुई फिल्म है। हाल ही में इसी फिल्म का जो गाना है नाटू नाटू इसके लिए इसे गोल्डन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में तो हाल ही में ऑस्कर फिल्मों के लिए शॉर्ट लिस्ट भारत के द्वारा ऑस्कर फिल्में शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। कितनी? 5 फिल्में शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। इसमें कौन कौन सी फिल्में हैं तो RRR है और द कश्मीर फाइल है, साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ है, कंतारा है और छेलो सो। ये जो 5 फिल्में हैं ये भारत के द्वारा शॉर्ट लिस्ट की गई हैं ऑस्कर पुरस्कारों में। अगर हम बात करें ये क्रम कौन सा होगा तो 95वां होगा और इसका आयोजन कहां किया जाता है तो USA के लॉस एंजल्स में किया जाता है। इसी क्रम में 94वां ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला था तो कोडा फिल्म को मिला था और यहां पर बेस्ट अभिनेता कौन थे तो विल स्मिथ और बेस्ट निर्देशक की बात करें तो जैन कैपियन और बेस्ट अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चेस्टन को चुना गया था। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है भारतीय फिल्मों में पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। अगर आपसे पूछा जाए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फिल्म के रूप में कौन रहा तो आप ध्यान रखेंगे तानाजी अंसार वारियर अजय देवगन की और सोरारई पुट्रू सूर्या की, ये 2 बेस्ट फिल्मों के लिए बेस्ट अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को दिया गया था। अभिनेत्री की बात करें तो अपर्णा बाल मुरली को दिया गया था। इसी क्रम में हाल ही में 67वां फिल्म फेयर पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। यहां आपको ध्यान रखना है इस फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया तो बेस्ट अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह किस फिल्म के लिए तो आप ध्यान रखेंगे यहां रणवीर सिंह को 83 के लिए। और अगर हम बात करें बेस्ट अभिनेत्री के रूप में तो कीर्ति सेनन है और ये किस फिल्म के लिए
मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। किसे दिया गया है? तो आशा पारेख जी को दिया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगली जानकारी के रूप में हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो बेंगलुरु में किया। और बेंगलुरु के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की जी को जाना जाता था। और इन्हीं का स्टैचू है 108 फीट का। इसके डिजाइनकार कौन है? रामजी बनजी सुतार हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था। और यहां प्रॉस्पेरिटी का मतलब है सुख समृद्धि, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण, और यह प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, आपको जरूर ध्यान देना है। हाल ही में विश्व की पहली टीम कौन बनी है जिसने वनडे मैच में सर्वाधिक रन से जीत प्राप्त किया है? देखिए, पहला दिया गया है भारत, दूसरा दिया गया है न्यूजीलैंड, तीसरा दिया गया है आयरलैंड, चौथा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। यहां आपको ध्यान रखना है जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। यह भारत की टीम के द्वारा यह विश्व की सबसे अधिक रनों से जीत प्राप्त की गई है। और विश्व की यह पहली टीम ऐसी बनी है जिसने 317 रन से जीत प्राप्त की है। अगर हम बात करें किस देश के खिलाफ, तो आपको याद रखना है श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने यह किया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था? तो न्यूजीलैंड के पास था। और इसने किस देश को पराजित किया था? तो 290 रन से जीत हासिल की थी। किसके? तो आयरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? आयरलैंड को पराजित किया था न्यूजीलैंड से 290 रनों से। इसी क्रम में कुछ अन्य रिकॉर्ड और भी बने हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे यहां से। अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो विश्व के सर्वाधिक रन बनाने वाले बैट्समैन में किस क्रम पे वर्तमान में है? तो ये पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली विश्व के सर्वाधिक रन बनाने वाले बैट्समैन की सूची में। इसी क्रम में अगर हम बात करें कौन कौन है, तो आप याद रखेंगे पहले स्थान पे सचिन तेंदुलकर जी हैं। और दूसरे स्थान की बात करें तो आपको याद रखना है रिक्की पॉन्टिंग है। और कुमार संकारा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सनद जयसूर्या हैं। और 5वें स्थान पर कौन आ गए हैं? तो विराट कोहली है। इसी क्रम में अगर बात की जाए एक रिकॉर्ड की, और अगर पूछा जाए विश्व में वनडे मैचों में अभी तक सर्वाधिक शतक किसके द्वारा लगाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा लगाया गया है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा कितने शतक? तो 49 शतक लगाए गए हैं। इसी क्रम में अगर बात करें विराट कोहली की, तो आपको ध्यान रखना है विराट कोहली जी के द्वारा कितने शतक लगाए गए हैं? तो आपको याद रखना है 46 शतक अभी तक लगाए गए हैं वनडे मैचों में। और ऐसा करने वाले विश्व के ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में कुछ अन्य जानकारियां जो खेल के परिप्रेक्ष्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे अगर बात की जाए हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में। यहां विजेता टीम कौन सा देश रहा? तो आप ध्यान रखेंगे इंग्लैंड की टीम जो है यह विजेता टीम के रूप में रही। और पाकिस्तान यहां पर उपविजेता के रूप में रहा, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है टी20 एशिया कप की, तो इसका आयोजन कहां किया गया था? तो यूएई में किया गया था। यह पुरुष वर्ग की बात हो रही है, तो आप ध्यान रखेंगे विजेता टीम कौन रहा? तो यहां श्रीलंका यही विजेता टीम थी। और उप विजेता पाकिस्तान कौन था? उप विजेता पाकिस्तान था, यह भी ध्यान रखना है। हाल ही में आपको याद रखना है 2023 में भारत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। कहां होगा? तो भारत में किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है हाल ही में बीसीसीआई के
अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सौरव गांगुली के स्थान पर। कौन? तो रोजर विन्नी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें बीसीसीआई का स्थापना कब होता है तो 1928 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। इसी क्रम में आईसीसी की बात करें तो 1909 ईस्वी में इसका स्थापना होता है और इसका मुख्यालय दुबई में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो ग्रेग वर्कले जो हैं ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी सीखें। हाल ही में कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह वाराणसी में किया गया। आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चित ट्रेन वंदे भारत की 5वीं ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? तो चेन्नई से मैसूर के लिए प्रारंभ की गई। यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में अंधता निवारण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए विकल्प पहला दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे ही को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर यहां की राजधानी है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और कलराज मिश्र जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें अंधता निवारण नीति की, इसका उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगजन के लिए यह प्रारंभ किया गया है। और यहां ऐसा अंदाजा बताया गया है कि लगभग 3 लाख से अधिक दिव्यांग जो हैं यहां राजस्थान राज्य में हैं। इनको मुख्य धारा से जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण अंधता निवारण नीति लागू किया गया है। ईट राइट टू राइट साइड इसका प्रोग्राम का नाम भी है। आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है राजस्थान राज्य से तो सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे अगर बात की जाए चिरंजीवी योजना किस सरकार की पहल है? तो यार राजस्थान सरकार की पहल है। बोल्ड मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह बांस के उत्पादन से संबंधित है। यह भी राजस्थान से। अनुकृति योजना किस सरकार की पहल है? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चल रहा है, इसी तरह से राजस्थान में अनुकृति योजना चल रहा है। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर बात की जाए 100 डे शहरी रोजगार गारंटी योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने अलग से दिव्यांगजन विभाग के गठन की बात की है। तो आप ध्यान रखेंगे ये महाराष्ट्र राज्य है। अगर हम बात करें यहां अन्य जानकारी के बारे में तो आपसे पूछा जाता है विश्व लुई ब्रेल दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। यहां ब्रेल लिपि के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो लुई ब्रेल को माना जाता है। इन्हीं की स्मृति में विश्व लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही राजस्थान राज्य से आपको याद रखना है 52वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी जो है ये राजस्थान से संबंधित है। इसे 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है केवला देव पक्षी अभयारण्य। साथ ही साथ आपको याद रखना है सांभर झील, डिडवाना झील, रणथंभौर नेशनल पार्क। इन सबका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग कहां स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और यही भारत के पहले मतदाता इसी राज्य से संबंधित है। इनका नाम क्या है? तो श्याम शरण नेगी था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से
जाना जाता है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के रूप में पहली बार कब मनाया गया? देखिए, पहला दिया गया वर्ष 2022, दूसरा 2016, तीसरा दिया गया 2020, चौथा दिया गया 2023। यहां जो सही होगा ये विकल्प नंबर ये सही होगा। स्टार्टअप दिवस पहली बार 16 जनवरी के रूप में 2022 में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट होता है और ये कब स्टार्ट होता है? 2016 में। 2016 में 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ होता है। इसी कारण 2022 में पहला स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को आयोजित किया गया था। इसी क्रम में आपको याद रखना है 2022 में ही वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब मनाया गया था? तो 26 दिसंबर। कब? 26 दिसंबर को। साथ ही साथ आपको याद रखना है 2022 में ही भाला फेंक दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। कब किया गया था? तो 7 अगस्त, क्योंकि नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाला के क्षेत्र में जेवलिन थ्रो में पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसी क्रम में आपको याद रखना है विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको ध्यान रखना है ये 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यह भी 2022 में प्रारंभ की। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें 16 जनवरी की, तो स्टार्टअप दिवस के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे 16 मार्च को टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और अगर हम बात करें यहां 24 मार्च की, तो विश्व टीबी दिवस। अगर हम बात करें यहां आज अगले महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। और यही 22 मई की बात कर लें तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 मई को हाल ही में विश्व चाय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और 7 जून को याद रखेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने प्रारंभ किया गया। आपको याद रखना है 21 जून को कौन सा विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन को पुनः देख लें। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? तो इंग्लैंड रहा। और 2019 का वनडे जो मैच है उसका भी वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? तो इंग्लैंड था। यह भी ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। और किसकी अध्यक्षता में? तो पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद के अंतिम निजाम जिनका निधन तुर्की में हुआ है वो कौन थे? देखिए, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। दूसरा दिया गया है नवाब मीर बरकत अली खान। तीसरा दिया गया है नवाब रजा खान। चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां अगर हम बात करें सही विकल्प की, तो नवाब मीर बरकत अली खान ये हैदराबाद के 8वें नवाब के रूप में थे और इनका निधन हुआ है या
आपको यहां ध्यान रखना है कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, और कहां हुआ है, तो तुर्की देश में इनका निधन हुआ है। इसी क्रम में इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनका अंतिम जो दाह संस्कार, इनका जो अंतिम संस्कार है या दफन की क्रिया है वो कहां हो, तो ये भारत की जमीन पर हो। तो आपको याद रखना है ये कौन थे, तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। अगर हम बात करें हैदराबाद की तो यहां से आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। अगर बात करें ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो का संबंध, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए जाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कब, 1948 ईस्वी में। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर पूछा जाए ग्रीन सिटी अवार्ड, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो हैदराबाद को सम्मानित किया गया। हैदराबाद राजधानी किसकी है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहां, तो वाराणसी में। और मोस्ट जीआई पॉपुलर का टैग किसे दिया गया है, तो हैदराबादी हलीम है, इसे दिया गया है। ये नॉनवेज की डिश है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हैदराबाद से ही कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन दो शहरों को चुना गया है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद और मुंबई दो शहरों को चुना गया है, जो कि आपको याद रखना है। यहां प्रश्न के माध्यम से अगर आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अंतिम निजाम थे और इनका नाम याद रखेंगे, नवाब मीर बरकत अली खान है। ये हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, 8वें निजाम थे, और इनका निधन हुआ है तुर्की में। और इनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत की सरजमी पर इनका अंतिम जो दफन की क्रिया हो, इनको यहां दफन किया जाए, यह आप याद रखना है। आइए हम लोग रिवीजन को लास्ट देख लेते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुना गया है, तो ग्रेग वर्कले को चुना गया है। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है, तो यह फरीदाबाद में किया गया। कहां किया गया है, फरीदाबाद में किया गया है। यह हरियाणा का शहर है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में यह 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा है। अगर चैनल मेरे द्वारा या चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।